शेयर मार्केट लगातार गिरती जा रही है और जब शेयर मार्केट फॉल होती है तभी इन्वेस्टर्स का रियल रिस्क एपेटाइट पता लगता है। हमें ये पता लग पाता है कि कोई इन्वेस्टर जो है वो कितना रिस्क ले सकता है, क्योंकि जब मार्केट बढ़ रही होती है तो जनरली सब ऐसे म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं जिनमें हाई रिस्क होता है, क्योंकि उनमें रिटर्न्स अच्छे दिख रहे होते हैं। और आज से 4-5 महीने पहले तक जब तक मार्केट्स अच्छे बढ़ रहे थे तब लोग भी अच्छा खासी स्मॉल कैप मिड कैप फंड्स और सेक्टोरियल फंड्स में अपनी एसआईपीज कर रहे थे, लमसम इन्वेस्टमेंट्स कर रहे थे, क्योंकि उनको दिख रहा था कि पिछले एक साल में 40% के रिटर्न्स आ रहे हैं, 50% के रिटर्न्स आ रहे हैं। लेकिन अब आप ज्यादातर फंड्स में देखेंगे तो पिछले एक साल के रिटर्न्स आपको 40-50% के नहीं दिखने वाले, रिटर्न्स काफी कम हो चुके हैं, क्योंकि शेयर मार्केट जो है, सेंसेक्स जो है वो 86,000 पॉइंट्स पे पहुंच गया था, जो आज 72-73,000 पॉइंट्स पर चल रहा है। तो ऐसे में आपकी कौन सी ऐसी इन्वेस्टमेंट कैटेगरी है, कौन सा ऐसा म्यूचुअल फंड की कैटेगरी है जिसमें आपका पैसा बहुत ज्यादा रिस्की भी ना हो, आपका पोर्टफोलियो बहुत ज्यादा गिरे भी ना अगर मार्केट गिरे, तो वही हम आज की इस वीडियो में बात करेंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बैलेंस्ड एडवांटेज फंड्स की बात करेंगे। 3 म्यूचुअल फंड्स को कंपेयर करेंगे, एसबीआई बैलेंस्ड एडवांटेज फंड, एचडीएफसी बैलेंस्ड एडवांटेज फंड, टाटा बैलेंस्ड एडवांटेज फंड में। अब देखेंगे कि कौन सी ऐसी म्यूचुअल फंड है इन तीनों में से जो आपके लिए सही है। देखो, कभी भी कोई भी म्यूचुअल फंड ऐसा नहीं होता कि गलत होता है। हर म्यूचुअल फंड जो बनता है वो किसी न किसी इन्वेस्टर्स के लिए सही होता है, लेकिन आपके लिए कौन सा म्यूचुअल फंड बेटर है आउट ऑफ द 3, वो आप तभी जान पाएंगे जब आप इस पूरी वीडियो को देखेंगे। पहले हम बात करते हैं बैलेंस्ड एडवांटेज फंड की कैटेगरी को समझते हैं। दोस्तों, ये एक डायनेमिक एसेट एलोकेशन कैटेगरी है जिसमें जब शेयर मार्केट ऊपर होती है यानी बढ़ती है तो इसमें इक्विटी यानी शेयर्स का एक्सपोजर कम कर दिया जाता है, और जब शेयर मार्केट गिरती है, जैसे आज के टाइम पे लगातार शेयर मार्केट गिरती जा रही है, तो ऐसे टाइम पे इक्विटी का एक्सपोजर बढ़ा के डेट का एक्सपोजर कम कर दिया जाता है। तो फ्रेंड्स, अगर आप एक ऐसे इन्वेस्टर हैं जो मॉडरेट रिस्क लेना चाहते हैं और लमसम अपनी इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं या भले ही एसआईपी करना चाहते हैं, तो आज की डेट में आपका लमसम का अच्छा मौका भी हमें मार्केट दे रही है। तो ये एक ऐसी कैटेगरी है जिसमें बिना ज्यादा रिस्क लिए आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं, लमसम भी लगा सकते हैं, लेकिन आपका टाइम होराइजन 4 से 5 साल का होना चाहिए। मैं बार बार आपको वीडियोस में बोलता हूं कि 1-2 साल के लिए इन्वेस्ट बिल्कुल मत करिए। और जो इन्वेस्टर्स अपनी एसआईपीज चला रहे हैं, चाहे वो मल्टी कैप फंड्स, फ्लेक्सी कैप फंड, स्मॉल कैप, मिड कैप में ऑलरेडी अपना इन्वेस्टमेंट्स चला रहे हैं, तो उनके लिए भी मैं एक बात बोलना चाहूंगा। देखिए, अगर आपका फाइनेंशियल गोल आने वाले 1-2 साल के अंदर है तो आपको थोड़ा संभल जाना चाहिए, क्योंकि मार्केट हो सकता है आने वाले टाइम में और गिर जाए। तो आपको अपना पैसा लिक्विड फंड में स्विच कर लेना चाहिए या फिर अपना पैसा रिडीम कर लेना चाहिए। लेकिन अगर आपका फाइनेंशियल गोल 4-5 साल या 6-7 साल दूर है तो आप अपनी एसआईपीज या अपनी इन्वेस्टमेंट्स को कंटिन्यू कर सकते हैं। मार्केट जो आज अच्छी खासी गिरी है, ऐसा नहीं है रिकवर नहीं करेगी। 2008 में भी मार्केट 21,000 से 8,000 पॉइंट पे पहुंच गई थी, सेंसेक्स की मैं बात कर रहा हूं। और ऐसे ही कोरोना के टाइम पे भी अप्रोक्सीमेटली 45,000 से मार्केट 27-28,000 के आसपास आ गई थी, लेकिन काफी जल्दी रिकवरी भी हो जाती है। अब मैं यहाँ पे ये तो आपको नहीं बता सकता कि 6 महीने में मार्केट बढ़ेगी या साल में बढ़ेगी, ये कोई नहीं बता सकता। लेकिन अगर आपका फाइनेंशियल गोल 5-7 साल दूर है, 10 साल दूर है, तो आप अपनी एसआईपीज को बंद मत करिए, उसको चलने दीजिए, अपनी इन्वेस्टमेंट्स को चलाते रहिए। क्योंकि ऐसे टाइम पे जब आपकी फंड वैल्यू गिरती है तो आपको एसआईपी पे काफी अच्छा बेनिफिट होता है। और अगर आप बच्चों के लिए भी इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस ढूंढ रहे हैं, अपने बच्चों की एजुकेशन या मैरिज के लिए प्लानिंग करना चाहते हैं, तो मैंने लास्ट वीक एक पॉडकास्ट रिलीज किया है जिसमें बच्चों के मेजॉरिटी सारे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस को हमने डिटेल में एक्सप्लोर किया है। आप वो जरूर देखिए, लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। और आपको कोई भी कमेंट करना हो, कोई भी डाउट हो, तो आप कमेंट करके मुझे बता भी सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, कंपैरिजन करते हैं एसबीआई बैलेंस्ड एडवांटेज फंड, एचडीएफसी बैलेंस्ड एडवांटेज फंड, टाटा बैलेंस्ड एडवांटेज फंड का। देखते हैं कि आपके लिए कौन सा सूटेबल है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो फ्रेंड, एसबीआई बैलेंस्ड एडवांटेज फंड, एचडीएफसी बैलेंस्ड एडवांटेज फंड और टाटा बैलेंस्ड एडवांटेज फंड। बैलेंस्ड एडवांटेज फंड को मैंने शॉर्ट में बैफ लिखा है, इस कैटेगरी को बैफ भी बोला जाता है। बैलेंस्ड एडवांटेज फंड का ये शॉर्ट फॉर्म है। अब सबसे पहले देखते हैं कि कौन सा फंड कब स्टार्ट हुआ था। एसबीआई का बैलेंस एडवांटेज फंड की लॉन्च डेट यानी स्टार्ट डेट है
5 अगस्त 2021, यानी अगस्त में इसको 4 साल कंप्लीट होंगे। HDFC का काफी पुराना है, 1 फरवरी 1994। तो अगर HDFC के फंड की बात करें तो ये ऑलमोस्ट 31 ईयर्स का इसका टाइम हो चुका है। 31 ईयर्स ये पुराना फंड है। पहले इस फंड का नाम होता था HDFC प्रूडेंस फंड। तो जब बाद में सेबी ने कैटेगराइजेशन किया कि भाई आपको हर कैटेगरी का एक ही म्यूचुअल फंड रखना है, तो वहां पे एक बैलेंस्ड एडवांटेज फंड की कैटेगरी बनी, जिसमें HDFC ने अपने प्रूडेंस फंड और शायद किसी और फंड को मर्ज करके HDFC बैलेंस्ड एडवांटेज फंड बना दिया। तो इसीलिए कई बार हम अगर HDFC बैलेंस फंड के पुराने रिटर्न्स देखते हैं तो वो काफी हाई इसलिए भी होते हैं क्योंकि वो पहले HDFC प्रूडेंस फंड था। तो खैर हम उसकी डिटेल में नहीं जाएंगे। अब बात करें टाटा बैफ की, तो ये स्टार्ट हुआ है 23 जनवरी 2019 को। तो इसको भी 6 साल कंप्लीट हो चुके हैं। अब बात करते हैं NAV की। NAV यानी प्राइस पर यूनिट। देखो, जब भी आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हो तो आपको यूनिट्स अलॉट किए जाते हैं, क्योंकि आप शेयर्स नहीं खरीद रहे, आप मतलब इनडायरेक्टली शेयर्स खरीद रहे हैं। आप शेयर में तो क्या होता है कि आपने 100 शेयर खरीद लिए, 200 शेयर खरीद लिए, तो आपको क्वांटिटी पता होती है। म्यूचुअल फंड में यूनिट्स मिलते हैं हमें, जिसको NAV बोलते हैं, जिसके प्राइस को NAV बोलते हैं। और जो सारे म्यूचुअल फंड्स हैं वो 10 रुपए की NAV से स्टार्ट होते हैं। अब SBI बैफ की NAV है 14.66, HDFC की है 504 और टाटा की है 20.81। अब यहाँ पे ये भी मिसकंसेप्शन है, कई लोग सोचते हैं जिसकी NAV कम है वो ज्यादा बढ़ेगा, जिसकी NAV ज्यादा है वो कम बढ़ेगा। ऐसा भी कुछ नहीं है। ये NAV से आपके रिटर्न्स पे ज्यादा कोई खास फर्क पड़ता नहीं है। तो ये भी एक मिथ होती है। अब बात करते हैं AUM की, एसेट्स अंडर मैनेजमेंट, जिससे हमें पता लगता है कि एक म्यूचुअल फंड के पास टोटल उस स्कीम में कितना पैसा है। उसकी मार्केट वैल्यू की बात कर रहे हैं, कॉस्ट वैल्यू की नहीं। तो AUM से हमें पता लग रहा है कि टोटल उस स्कीम में कितना पैसा इन्वेस्टेड है। SBI के बैफ में 33,308 करोड़ है, मतलब इतना बड़ा ये फंड हो चुका है। HDFC का बैफ जो है वो काफी बड़ा है, 94,251 CR का है। वहीं टाटा का बैफ में 10,109 करोड़ का पैसा लगा हुआ है। एक्सपेंस रेशियो, जिससे हमें पता लगता है कि म्यूचुअल फंड आपसे कितनी फी चार्ज करेगा। एक्सपेंस रेशियो SBI का है 0.69%, HDFC का 0.78%, टाटा का 0.43%। अगेन मैं आपको यहाँ पे ये बोलना चाहता हूँ कि ये डायरेक्ट फंड्स के SI जो एक्सपेंस रेशियो है वो डायरेक्ट प्लान की एक्सपेंस रेशियो है, इतनी फी चार्ज की जाएगी। कई लोग सोचते हैं कि जिस फंड का एक्सपेंस रेशियो कम है वो बेटर है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमें टाटा का फंड का एक्सपेंस रेशियो सबसे कम दिख रहा है। तो आप सोच सकते हैं कि टाटा का फंड बेटर है, मैं तो उसी में इन्वेस्ट कर लूँ। आपको पूरी पिक्चर क्लियर तभी होगी जब आप वीडियो को पूरा देखेंगे, तो स्किप मत करिएगा। और सेकेंडली मैं यहाँ पे ये भी बताना चाहता हूँ कि 2 टाइप के प्लान्स होते हैं, रेगुलर प्लान एंड डायरेक्ट प्लान। अगर आप किसी म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू जाते हैं, इन्वेस्टमेंट्स उनके थ्रू करते हैं, तो वहां पे आपको रेगुलर प्लान मिलता है और एक्सपेंस रेशियो स्लाइटली उसका ज्यादा होता है। और जो डिफरेंस होता है डायरेक्ट प्लान और रेगुलर प्लान का, वही एक्सपेंस रेशियो उसकी फीस होती है। तो क्योंकि आप एक एडवाइजर की हेल्प ले रहे हैं, वो प्रॉपर आपको फाइनेंशियल प्लानिंग करके देगा, जो भी आपका टाइम टू टाइम पोर्टफोलियो रिव्यू होगा, बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारी सर्विसेज होती हैं। तो उसके बदले में अगर आधा % पौना % फी आपको देनी पड़ती है तो कोई बड़ी चीज नहीं है। क्योंकि जैसे आप अगर आपको बीमार होते हैं तो केमिस्ट के पास जाकर तो दवाई नहीं लेते ना, आप डॉक्टर के पास ही जाते हैं और आपको सही गाइडेंस मिलती है। तो सेम चीज यहाँ पे होता है। तो इसलिए कई लोग सोचते हैं कि डायरेक्ट प्लान में ही जाना चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप एक ऐसे इन्वेस्टर हैं जो बहुत ज्यादा आपको खुद को नॉलेज नहीं है, या फिर आप अपने इमोशंस को भी कंट्रोल नहीं कर पाते, या फिर आपके पास टाइम कंस्ट्रेंट है, तो आप एडवाइजर या डिस्ट्रीब्यूटर्स की हेल्प ले सकते हैं। और बीइंग माइसेल्फ म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, तो आप हमें भी कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में कांटेक्ट डिटेल्स मिल जाएगी। अगर आप चाहते हैं आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग मैं खुद करूं, तो उसके लिए भी मैंने आपको बता ही दिया है। अब बात करते हैं एग्जिट लोड की। दोस्तों, एग्जिट लोड होता है कि कितनी फी आपसे चार्ज करी जाएगी अगर आप एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड से पहले अपना पैसा निकालेंगे। SBI के बैफ में अगर आप फर्स्ट ईयर के अंदर अपना पैसा निकालेंगे तो 1% आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी। और अगर आप 10% तक यूनिट्स रिडीम करेंगे, फॉर एग्जांपल आपने 1 लाख इन्वेस्ट किया और आप 10,000 रुपए निकाल रहे हैं, तो कोई एग्जिट लोड नहीं है विद इन 1 ईयर भी। और विद इन 1 ईयर अगर 10,000 से ज्यादा पैसा निकालेंगे तो 1% कट के आपको मिलेगा, जितना भी आप विड्रॉ कर रहे हैं। और अगर आप SIP कर रहे हैं तो हर इंस्टॉलमेंट पे ये एग्जिट लोड एप्लीकेबल होता है। फॉर एग्जांपल आपने 5 साल SIP की, पहले 4 साल का पैसा निकालेंगे, कोई एग्जिट लोड नहीं, लास्ट 1 ईयर का निकालेंगे तो एग्जिट लोड यानी पेनल्टी आपको देनी होगी। HDFC में भी
फर्स्ट ईयर में 1 ईयर का एग्जिट लोड है और 15% तक यूनिट्स पे आपका एग्जिट लोड फ्री है, मतलब आपको पेनल्टी नहीं देनी पड़ेगी। टाटा में सिर्फ 90 डेज का एग्जिट लोड है 1% का, और पहले 12% यूनिट्स आपके 12% यूनिट्स अगर रिडीम करेंगे, 12% वैल्यू रिडीम करेंगे अपने जितना आपने डिपॉजिट किया उस हिसाब से, तो उस पर एग्जिट लोड नहीं दिया गया है। तो टाटा का बैफ में एग्जिट लोड पीरियड काफी कम है एज कंपैरिजन टू एसबीआई एंड एचडीएफसी। मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात करें लमसम की, लमसम इन्वेस्टमेंट मतलब होता है कि आप इकट्ठा पैसा लगाएं, तो मिनिमम आप एसबीआई में 5,000 रुपए से स्टार्ट कर सकते हैं, एचडीएफसी में 100 रुपए से और टाटा में 5,000 रुपए से। मैक्सिमम की कोई भी लिमिट नहीं होती है जनरली म्यूचुअल फंड्स में। और मिनिमम एसआईपी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जिसमें हम मंथली इन्वेस्ट करते हैं, वीकली इन्वेस्ट करते हैं, इनफैक्ट क्वार्टरली भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। लोगों को पता नहीं होता, लोग सोचते हैं सिर्फ मंथली एसआईपी होती है, आप वीकली और क्वार्टरली ऑप्शन भी आपको मिल जाता है। और इनफैक्ट डेली ऑप्शन भी होता है जिसमें जितने बिजनेस डेज हैं 5 डेज जो मार्केट खुलती है आप उनमें भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो वो भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। इसमें एसबीआई के बैफ में 500 रुपए से आप स्टार्ट कर सकते हैं, एचडीएफसी में 100 रुपए से और टाटा में भी आप 100 रुपए से स्टार्ट कर सकते हैं अपनी एसआईपी। मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। अब बात करते हैं एसेट एलोकेशन की, यानी ये जो तीनों फंड्स हैं एसबीआई, एचडीएफसी, टाटा, ये आपका पैसा कहाँ लगा रहे हैं वो भी पता होना चाहिए हमें। अब यहाँ पे मैं एक बार दोबारा क्लियर करना चाहता हूँ, क्योंकि बैलेंस्ड एडवांटेज फंड है तो इसमें सारा पैसा इक्विटी यानी शेयर्स में नहीं लगता है, कुछ पैसा आपका डेट जैसे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में भी लगता है, और ये चेंज करते रहते हैं क्योंकि इस कैटेगरी का नाम है डायनेमिक एसेट एलोकेशन। तो जब मार्केट गिरती है आपका इक्विटी का एक्सपोजर बढ़ा दिया जाता है क्योंकि उस टाइम पे इक्विटीज चीप होती हैं, सस्ती होती हैं, और जब मार्केट बढ़ती है तो इक्विटी का एक्सपोजर कम कर दिया जाता है। तो दोस्तों एसेट एलोकेशन पे थोड़ा सा मैं आपको बोलना चाहूंगा, क्योंकि जो मेजॉरिटी लोग हैं जो अपने आप इन्वेस्टमेंट्स करते हैं वो जनरली क्या करते हैं, अपना सारा पैसा इक्विटी में ही लगाते हैं, मतलब इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में ही इन्वेस्ट करते हैं। यहां पे मैं आपको एक 100 माइनस एज इज इक्वल टू इक्विटी रूल के बारे में बताना चाहता हूं। फॉर एग्जाम्पल आपकी एज है 35, तो 100 माइनस 35 यानी 65। 65% पैसा आपका, ये थंब रूल है कि 65% पैसा आप इक्विटी में लगाओ, बाकी आप डेट और गोल्ड में मिक्स करके लगा लो, और थोड़ा बहुत आप इंटरनेशनल इक्विटी को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। कुछ फंड्स होते हैं जो बाहर के शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, इंटरनेशनल इक्विटी कहते हैं, आप उनमें भी थोड़ा सा पैसा लगा सकते हैं डाइवर्सिफिकेशन के लिए। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब आप देखते हैं कि यहाँ इंडिया की मार्केट घट रही होती है तो बाहर की कई बार बढ़ जाती है, और सेम गोल्ड भी इंडियन इक्विटी से कई बार ऑपोजिट चलता है, जब इंडियन मार्केट गिरती है तो गोल्ड बढ़ जाता है। तो कहने का मतलब है कि आप एसेट एलोकेशन को जरूर फॉलो करें, सारा पैसा ना इक्विटी में लगाएं, ना सारा पैसा अपना फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स में लगाएं, और एसेट एलोकेशन टाइम टू टाइम हमें रिवाइज भी करना होता है। फॉर एग्जांपल आपने 35 एज में तो अपना देख लिया कि आपने 65% इक्विटी में लगा लिया, बाकी डेट और गोल्ड वगैरह में लगा लिया, लेकिन जब आप 1-2 साल बाद देखोगे मार्केट हो सकता है बहुत बढ़ जाए, तब आपका इक्विटी का एलोकेशन ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, तब वहां पे आपको इक्विटी यानी अपने इक्विटी म्यूचुअल फंड्स को सेल करके थोड़ा डेट में लाना है पैसा। तो ये एसेट एलोकेशन वन टाइम प्रोसेस नहीं होता, ये टाइम टू टाइम आपको करना पड़ता है। इसीलिए मैंने आपको बोला था एडवाइजर्स यानी डिस्ट्रीब्यूटर्स की यहीं पे इंपॉर्टेंस है, आप अगर उनसे उनके साथ जुड़ेंगे तो आप वो उनकी हेल्प भी आपको मिल जाएगी। तो ये एसेट एलोकेशन का ध्यान जरूर रखिए, सारा पैसा इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में ना लगाएं, कुछ फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स जैसे पीपीएफ हो गया, अगर गर्ल है तो सुकन्या हो गया, या पोस्ट ऑफिस की स्कीम्स, एफडी, सब में मिक्स करके लगाएं, डेट म्यूचुअल फंड्स में भी जरूर लगाएं। अब जो बैलेंस एडवांटेज फंड कैटेगरी है यहाँ पे एसेट एलोकेशन ऑटोमेटिक हो जाता है, क्योंकि आपका डेट में भी इन्वेस्टमेंट हो जाता है, इक्विटी में भी हो जाता है, तो एसेट एलोकेशन तो अपने आप ही हो गया। तो अगर आप ऐसे इन्वेस्टर हैं जो आप इतना सरदर्दी नहीं लेना चाहते एसेट एलोकेशन की, तो आप इसको भी कैटेगरी को कंसिडर जरूर कर पाएंगे। चलिए अब बात करते हैं कि कितना पैसा इक्विटी में लगा हुआ है। तो एसबीआई के फंड में 67% पैसा आपका इक्विटी में इन्वेस्टेड है, और 100 में से 67%, एचडीएफसी में 65.69% और टाटा में 66.69%। देखो इस टाइम इक्विटी में ज्यादा इसलिए भी है क्योंकि इक्विटीज चीप हो चुके हैं, मतलब चीप इन द सेंस मार्केट काफी नीचे आई है। और कॉर्पोरेट डेट की अगर बात करें तो 15% पैसा एसबीआई में लगा हुआ है, एचडीएफसी में भी लगभग 15.96 16% है, टाटा में 7.24% है। गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज भी होती हैं, गवर्नमेंट को भी पैसा चाहिए होता है, तो वो भी एक तरीके से अपनी सिक्योरिटीज रिलीज करती है जिसमें इन्वेस्ट किया जा सकता है। उसमें 10.77% के करीब का पैसा लगा हुआ है एसबीआई में, एचडीएफसी में 13.94 और टाटा में 13.45% लगा हुआ है पैसा। अब बात करते हैं रीट्स एंड इनवीट्स।
तो इनमें जो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट होते हैं, कुछ म्यूचुअल फंड भी होते हैं जो रियल एस्टेट वाले होते हैं, तो थोड़ा बहुत एक्सपोजर कई बार लोग वहां भी करते हैं, बहुत ज्यादा नहीं करना चाहिए। उसमें 5% पैसा लगा हुआ है, एसबीआई में, एचडीएफसी में 1.46% और टाटा में 2%। और अब बात करें कैश की, तो एसबीआई में 2% पैसा कैश में रखा हुआ है और एचडीएफसी में भी लगभग 2%, टाटा में 7%। अब ये कैश क्यों रखा जाता है दोस्तों? क्योंकि जब मार्केट देखो गिरती है तो काफी लोग अपना पैसा रिडीम करते हैं, या बढ़ती भी हैं तब भी रिडीम करते हैं, तो थोड़ा सा पैसा म्यूचुअल फंड हाउस कैश में भी रखता है, ताकि अगर रिडेम्पशन प्रेशर आए, कोई पैसा निकालना चाहता है तो सारे सिक्योरिटी सेल ना करनी पड़े, थोड़ा बहुत लिक्विडिटी मेंटेन रहे। चलिए अब बात करते हैं परफॉर्मेंस की। एसबीआई, एचडीएफसी, टाटा के बैफ, इन तीनों के रिटर्न्स देखते हैं और कंपेयर करेंगे बेंचमार्क से। दोस्तों बेंचमार्क से क्यों कंपेयर हम करते हैं, उसका एग्जांपल आपको देता हूं। फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलूं कि 40 मार्क्स आए हैं एक स्टूडेंट के, तो आपको पता लगेगा कि वो मार्क्स कैसे हैं। अगर मैं बोलूं 100 में से 40 हैं, तब आपको पता लगेगा ये मार्क्स ज्यादा अच्छे नहीं है, सिर्फ पासिंग मार्क्स है। लेकिन मैं बोलूं 50 में से 40 मार्क्स आए हैं, तो आपको लगेगा कि हाँ यार ये तो 80% मार्क्स हैं, तो अच्छे हैं। तो एक बेंचमार्क होता है, म्यूचुअल फंड के रिटर्न्स भी हमेशा बेंचमार्क से कंपेयर करने चाहिए। अगर आपका म्यूचुअल फंड रेगुलरली 3-4 साल तक बेंचमार्क से अंडर परफॉर्म कर रहा है, उससे कम रिटर्न दे रहा है, तो आप उस म्यूचुअल फंड से एग्जिट भी कर सकते हैं। लेकिन अगर वो बेंचमार्क के बराबर या उससे बेटर रिटर्न दे रहा है, तो आपको उसमें इन्वेस्टेड रहना चाहिए। चलिए रिटर्न्स देखते हैं अब। लास्ट 1 ईयर की एसबीआई में 5.93% के रिटर्न्स हैं, एचडीएफसी में 3.59%, टाटा में 2.31%। दोस्तों मैंने बोला था ना पहले, ये हमें बैलेंस एडवांटेज फंड्स में भी 20-20, 25-25% के रिटर्न्स दिख रहे थे, जो आज घट के 5%, 3%, 2% हो गए हैं। तो जो लोग सिर्फ 1 साल के लिए, 6 महीने के लिए, 2 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं, तो ये प्रॉब्लम उनके साथ जरूर आती है। तो इसलिए 1-2 साल के लिए इन्वेस्ट मत करिएगा। और बेंचमार्क में 4.5% के रिटर्न्स हैं, तो बेंचमार्क से ज्यादा रिटर्न्स एसबीआई ने बनाई हैं, एचडीएफसी, टाटा ने थोड़े से कम बनाई हैं। 3 साल का डेटा देखते हैं, थोड़ी बेटर पिक्चर मिलेगी। एसबीआई में 13%, एचडीएफसी में 19.75% और टाटा में 11.37%, बेंचमार्क में 9.44%। तो सारे ही तीनों ही फंड्स 3 साल का डेटा अगर देखें तो बेंचमार्क से ज्यादा रिटर्न कमा के दे पा रहे हैं। 5 साल का डेटा अगर आप देखेंगे, और ये लंपसम का डेटा है दोस्तों, किसी ने वन टाइम इन्वेस्टमेंट किया है, तो आज से 3 साल 5 साल पहले, तो एसबीआई का डेटा है नहीं क्योंकि 5 साल पूरे हुए नहीं। एचडीएफसी में 20.68% के सीएजीआर रिटर्न्स मिले हैं डिस्पाइट द करंट मार्केट फॉल, और टाटा में 13.93% और बेंचमार्क में 10%। तो तीनों में रिटर्न्स अगर आप देखेंगे 3 साल 5 साल का डेटा, तो एचडीएफसी के रिटर्न सबसे हाई आपको दिख रहे हैं। 10 साल का डेटा देखेंगे तो एचडीएफसी में 13.5 और बेंचमार्क में 9%। एसबीआई, टाटा का 10 साल का डेटा है नहीं क्योंकि इतना टाइम उनको हुआ नहीं है, तो 10 साल में भी एचडीएफसी ने बेंचमार्क को बीट किया है अच्छे मार्जिन से। अब बात करेंगे रोलिंग रिटर्न्स की। दोस्तों रोलिंग रिटर्न्स का कंसेप्ट कई वीडियोस में मैंने आपको बताया है, एक बार फिर से बता देता हूं अगर आप एक न्यू व्यूअर हैं। देखो क्या होता है, मान लो पिछले 5 साल का डेटा हम देख रहे हैं और उसमें से 3-3 साल के हमें रिटर्न्स देखने हैं। तो हो सकता है कोई ऐसा इन्वेस्टर हो जिसने पहले दिन इन्वेस्ट किया 3 साल के लिए, किसी ने हो सकता है अगले दिन इन्वेस्ट किया अगले 3 साल के लिए, किसी ने तीसरे दिन इन्वेस्ट किया अगले 3 साल के लिए। ऐसे बहुत सारे केसेस होंगे, अलग अलग रिटर्न्स होंगे, क्योंकि अलग अलग रिटर्न्स सबके आएंगे, क्योंकि मार्केट तो रोज घटती बढ़ती है। तो अगर वो सारे रिटर्न्स को आप देखोगे तो रोलिंग रिटर्न्स होते हैं, उनका एवरेज भी हम देख सकते हैं, विच इज रोलिंग रिटर्न्स। अभी रोलिंग रिटर्न से पता लगता है कि फंड कितना कंसिस्टेंट है। पॉइंट टू पॉइंट रिटर्न्स तो मैंने आपको दिखाई दिए, लेकिन रोलिंग रिटर्न्स अगर हम देखेंगे कि कैसे हैं उस फंड के और उसको बेंचमार्क से भी कंपेयर कर सकते हैं, तो ज्यादा अच्छा एक्यूरेट डेटा मिलता है। रोलिंग रिटर्न्स 3 इयर्स के हम देख रहे हैं, एसबीआई में 14% के बने हैं, एचडीएफसी में 22% के और टाटा में 12% के। तो देखिए रोलिंग रिटर्न्स भी सबसे ज्यादा एचडीएफसी ने बना के दिए हैं। लेकिन सिर्फ रिटर्न्स भी नहीं देखने चाहिए दोस्तों, आपको रिस्क मेजरमेंट्स भी देखने हैं कि फंड में कैसा रिस्क लिया गया है, किस टाइप के उसके रिस्क रेशियोज हैं। जनरली लोग सिर्फ रिटर्न्स देख के फंड में इन्वेस्ट कर लेते हैं, तो ऐसा प्लीज आप मत करिएगा। चलिए अब बात करते हैं रिस्क मेजरमेंट्स की। सबसे पहले बात करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन की। स्टैंडर्ड डेविएशन, हालांकि हमने जब स्टैटिस्टिक्स की पढ़ाई करते थे तो उस टाइम पढ़ा होता है अभी, लेकिन किसी को वो पढ़ाई तो याद नहीं है, लेकिन इसलिए मैं बता देता हूं आपको स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब क्या है। आपके फंड में कितना रिस्क है, यानी फंड कितना वॉलेटाइल है, तो उससे हमें बताता है स्टैंडर्ड डेविएशन। क्योंकि देखो अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप रिस्क ले रहे हो ना,
क्योंकि तभी आपको 12, 15, 20% के रिटर्न्स मिल पाते हैं। अगर आप रिस्क ही नहीं ले रहे तो आप एफडी करोगे ना 7, 7.5%, तो रिस्क ले रहे हो, आप चाहते हो ज्यादा रिटर्न लेना, लेकिन फ्लक्चुएशंस भी होती है मार्केट की, तो वो स्टैंडर्ड डेविएशन बताता है कि फंड में कितना रिस्क है। जितना ज्यादा स्टैंडर्ड डेविएशन उतना ज्यादा फंड रिस्की है आपका, ये आपको पता होना चाहिए। एसबीआई का है 6.16, एचडीएफसी का है 9.53, टाटा का है 6.62। तो देखिए रिटर्न्स हमने देखे थे, सबसे ज्यादा बनाए थे एचडीएफसी ने, सेकंड नंबर पे एसबीआई ने, थर्ड नंबर पे टाटा ने। लेकिन एचडीएफसी का फंड भी कंपैरेटिवली रिस्की है, स्टैंडर्ड डेविएशन हमें ये बता रहा है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन या अभी तक के पिक्चर देखे तो यही पता लग रहा है कि अगर आपको ज्यादा रिटर्न लेनी है, ज्यादा कमाई करनी है और ज्यादा रिस्क भी लेना पड़ेगा, बिना ज्यादा रिस्क लिए ज्यादा रिटर्न्स नहीं मिलते हैं, तो आपको एचडीएफसी के साथ आपको जाना होगा। और टाटा में तो स्टैंडर्ड डेविएशन एसबीआई से ज्यादा है, लेकिन रिटर्न्स थोड़े से इसके कम थे, तो सेकंड नंबर पे अब तक एसबीआई अच्छा लग रहा है। बाकी पिक्चर आगे देखते हैं। बीटा से भी काफी चीजें सिमिलर हमें पता लगती हैं, जितना बीटा कम हो इसका मतलब वो कम वॉलेटाइल है। तो 0.77 है एसबीआई का, एचडीएफसी का 1.1, टाटा का है 0.85। यहाँ पे भी एसबीआई का फंड हमें अच्छा दिख रहा है, सबसे बढ़िया, क्योंकि बीटा इसका सबसे कम है। अब बात करते हैं शार्प रेशियो की, जिससे हमें पता लगता है कि फंड रिस्क फ्री एसेट्स के मुकाबले कितना ज्यादा रिटर्न दे रहा है। अब रिस्क फ्री एसेट क्या होता है? रिस्क फ्री एसेट मतलब ऐसा एसेट, ऐसी इन्वेस्टमेंट जिसमें कोई रिस्क नहीं है। ऐसी कौन सी इन्वेस्टमेंट होती है? ऐसी इन्वेस्टमेंट होती है गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज। मतलब गवर्नमेंट तो डिफॉल्ट नहीं करेगी ना, या करेगी भी तो वो लास्ट ऑप्शन होता है कि गवर्नमेंट ही गई। तो हालांकि इंडिया की तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तो शार्प रेशियो से हमें पता लगता है कि रिस्क फ्री एसेट जैसे एफडी हो गई और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हो गई, उनके मुकाबले फंड कितना ज्यादा रिटर्न दे रहा है, क्योंकि आप चाहते हो कि उनसे ज्यादा रिटर्न मिले तभी आप म्यूचुअल फंड में आते हो। तो शार्प रेशियो जितना ज्यादा हो उतना बढ़िया रहता है। एसबीआई का है 1.06, एचडीएफसी का है 1.3, टाटा का है 0.74। तो टाटा को तो छोड़ ही दो, फर्स्ट नंबर पे सबसे बढ़िया एचडीएफसी, सेकंड नंबर पे एसबीआई। अल्फा हमें बताता है कि फंड अपने बेंचमार्क से कितना ज्यादा रिटर्न दे रहा है। अगेन जितना ज्यादा अल्फा हो फंड उतना अच्छा माना जाता है। एसबीआई का 4.41 अच्छा है, एचडीएफसी का उससे भी अच्छा 9.42, टाटा का तो 2.61। तो कहानी तो क्लियर हो रही है कि फाइट जो है वो एचडीएफसी और एसबीआई में है। टाटा को तो भूल ही जाओ, क्योंकि रिटर्न्स भी कोई खास नहीं है, रिस्क मेजरमेंट्स भी कोई खास अभी नहीं दिख रही हैं। लेकिन अगर आप ये यहाँ पे टाटा में ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो आपको क्या करना चाहिए वो भी आपको देखना पड़ेगा। आप अगर एसआईपी लगा रहे हो तो आप भले ही उसको रोक के आप इन दोनों में से आ सकते हो, लेकिन आपने लमसम इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो इमीडिएटली स्विच ना कर दें उसको, क्योंकि आपको टैक्स लायबिलिटी भी बन सकती है। प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, बहुत सारे एंगल्स देखने होते हैं, तभी ये फंड चेंज करना होता है। ये सब आप ध्यान रखिएगा। अब एक बड़े इंटरेस्टिंग कंसेप्ट पे हम बात करते हैं, अप मार्केट कैप्चर रेशियो, जिसकी जनरली मैं अपने एनालिसिस वाली वीडियोस या कंपैरिजन वाली वीडियोस में बात हमेशा करता हूं। इससे हमें ये पता लगता है कि फंड जो अपने बेंचमार्क से कितना अच्छा कर रहा है, मतलब सॉरी, फंड जो अपने बेंचमार्क है जब वो बढ़ता है तो आपका फंड कितना बढ़ता है। आपका बेंचमार्क मान लो 100 पॉइंट्स बढ़ता है तो आपका फंड कितना बढ़ता है। और आप अगर बात करें एसबीआई की और एचडीएफसी और टाटा की, तो अगर बेंचमार्क 100 पॉइंट बढ़ रहा है तो एसबीआई का फंड 105 पॉइंट्स बढ़ा के दे रहा है, विच इज गुड। एचडीएफसी का फंड 152 पॉइंट्स बढ़ा के दे रहा है और टाटा का फंड 100 पॉइंट्स बढ़ा रहा है। तो जो अप मार्केट कैप्चर रेशियो है वो 100 या उससे ऊपर तो होना ही चाहिए, लेकिन सबसे बढ़िया है एचडीएफसी का, क्योंकि अगर बेंचमार्क 100 पॉइंट बढ़ रहा है तो वो 150 से ज्यादा पॉइंट बढ़ा रहा है, विच इज वेरी गुड। और इसका ही उल्टा होता है डाउन मार्केट कैप्चर रेशियो। जैसे आजकल मार्केट गिर रही है और मार्केट गिरने पे हमारे फंड्स भी गिर रहे हैं, तो अगर 100 पॉइंट्स बेंचमार्क गिर रहा है, इंडेक्स गिर रहा है, तो आपका फंड कितना गिर रहा है? अगर वो 100 से कम गिर रहा है तो बेटर है। अब बात करें डाउन मार्केट कैप्चर रेशियो की, तो एसबीआई का है 59, विच इज वेरी गुड। मतलब बेंचमार्क 100 गिर रहा है तो ये फंड 59 ही गिर रहा है, 41 पॉइंट्स कम ये फॉल कर रहा है। एचडीएफसी का भी अच्छा है 71 और टाटा का है 75। तो हमेशा ऐसे फंड्स आपको चुनने चाहिए जिनका अप मार्केट कैप्चर रेशियो 100 या उससे ज्यादा हो और डाउन मार्केट कैप्चर रेशियो 100 या उससे कम हो। अगर आपको ये कंसेप्ट समझ नहीं आया तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, हो सकता है मैं अगली वीडियो में डिटेल में इसको और अच्छे से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो फ्रेंड्स, हमने तीनों बैलेंस एडवांटेज फंड्स एसबीआई, एचडीएफसी, टाटा का कंपैरिजन डिटेल में ऑलरेडी कर ही लिया है। इस कंपैरिजन के अलावा भी मैंने आपको काफी चीजें बताई हैं। अब आते हैं कंक्लूजन पे। देखो, पहली बात तो जब आप बैलेंस एडवांटेज फंड्स में आ रहे हो तो इसका मतलब यही है कि आप बहुत ज्यादा रिस्क लेना नहीं चाहते।
अगर आप इस कैटेगरी में आके इस कैटेगरी का एग्रेसिव फंड चूज करना चाहते हो तो नो डाउट HDFC इज वेरी गुड। अगर आप इस कैटेगरी में आके थोड़ा सा और कंजर्वेटिव जाना चाहते हो तो SBI पे आ सकते हो, तो SBI का भी अच्छा चल रहा है। और टाटा की बात करूं तो फिलहाल तो बहुत अच्छी चीजें इनमें नहीं दिख रही कंपैरिजन टू अदर टू, लेकिन ओवरऑल अगर सिर्फ टाटा का बैलेंस एडवांटेज फंड भी देखा जाए तो अलग से उसको देखें तो उसके भी रिस्क रेशियोज बुरे नहीं है, ठीक ही हैं, लेकिन उन दोनों के मुकाबले थोड़े से वीक हैं। तो आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन काम आएगी, आपको समझ आ गया होगा कि कौन सा फंड इन तीनों में से आपके लिए बेटर है। और करंट मार्केट फॉल कर रही है तो लेकिन अपनी SIPs को चलाते रहिए, स्पेशली जब तक अगर आपका होराइजन लंबा है। 6 महीने साल में पैसा चाहिए तो वो तो अलग चीज है, क्योंकि अगर 6 महीने साल में पैसा चाहिए होता है तो आप वेट मत करिए कि मार्केट अच्छी हो जाएगी, क्योंकि कुछ नहीं कह सकते। मार्केट हो सकता है 72,000 से 65,000 पे जाए या 80,000 पे जाए, नोबडी कैन प्रिडिक्ट। जितने मर्जी प्रिडिक्शंस आते रहें, आप अपना गोल अगर नियर हो चुका है तो एग्जिट करना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप यू लाइक्ड इट and do subscribe our channel. Thank you so much.